Good morning, all of you. Very, very good morning. Welcome back again, RJ Care Point online and live nursing classes. एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेशन. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. देखिए सेकंड क्लास आपकी है जहां पर अपन डायरेक्ट उन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो नॉर्सेट के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे. और आप सभी के लिए आज का एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट, मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं. इट मीन्स आपकी जो स्ट्रगल ऑफ लाइफ है वो भले ही आपकी टिपिकल हो सकती है, लेकिन एक सक्सेस मिलने के बाद में जो आपकी जिंदगी होगी वो काफी बेहतरीन होने वाली है. तो अपने उस स्ट्रगल ऑफ लाइफ को कंटिन्यू रखिए जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन. आज आरजे केयर पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 5वां सीबीटी कंडक्ट करवाया जा रहा है. तो आप सभी को जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. एग्जाम का टाइमिंग आप सभी को पता है, 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. तो उससे पहले आप आरजे केयर पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जाइएगा और वहां पर आप ज्वाइन कीजिएगा प्री एग्जाम पोर्टल 1 जुलाई. ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा. मिनिमम कॉस्ट रहेगी इसकी 10 रुपीज और 5th सीबीटी आज कंडक्ट होने वाला है. इस बार कुछ बच्चे कम है इस एग्जाम के अंदर क्योंकि राजस्थान के अंदर कंप्लीट नेट बंद है. तो आप इसको एक बार शेयर कीजिएगा जहां तक पॉसिबिलिटी हो. आप सभी को ये एग्जाम ज्वाइन करना है. कुछ भी इश्यू अगर आपको रहता है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट नॉर्सेट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नॉर्सेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए आपका कंप्लीट बैच अवेलेबल है जो कि फिलहाल लाइव है. 8 जून से आपका बैच स्टार्ट हुआ था जहां से आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलने वाली है. दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन नॉर्सेट 2022 से पहले इसके अंदर 5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे. इसके अंदर आपका फंडामेंटल, साइकेट्रिक, पीडिया, ओबीजी एंड सीएचएन, इसके अलावा रिसर्च मैनेजमेंट, ये आपकी 2022 तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे. तो जो स्टूडेंट एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं 23 या 22, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं कंटिन्यू. और नॉर्सेट 2022 के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है जस्ट इन 3499. और इसी के अलावा आप रेगुलर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं आरजे केयर पॉइंट की मोबाइल एप्लीकेशन से. अब ध्यान दीजिएगा भाई, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास के साथ जुड़ सके. और लास्ट क्लास में आपके लिए हमने क्वेश्चन ड्रॉप किया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसी क्वेश्चन से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है, ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन का रेस्पॉन्स कीजिएगा. देखिए लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको ड्रॉप किया था, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे. यानी रेगुलर क्लास के अंदर आप सभी के लिए हमने 2 स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्टार्ट किए क्लासेस के अंदर कि डेली आपको एक थोड़ा अच्छे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा. इसी के साथ साथ क्लास के एंड में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी के रिगार्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन हर क्लास के अंदर डिस्कस किए जाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे. तो थ्योरी क्लासेस के साथ साथ यानी आपके जो केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनके साथ साथ इमेज बेस या फिर ओटीआईसी, इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके इन्हीं क्लासेस के साथ रेगुलर प्रिपेयर होते चले जाएंगे. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन की हमने बात की थी, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट द एडिक्वेट हैंड हाइजीन. नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को क्या बता रही है, टीचिंग अबाउट द एडिक्वेट हैंड हाइजीन. So what component of the hand washing should the nurse include that is the most important for removing the microorganism? यानी देखिएगा जब हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग अपन कर रहे हैं तो उस टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए सबसे जो बेटर इंटरवेंशन होने वाला है वो क्या होगा, यूज ऑफ सोप, टाइम ऑफ द हैंड वॉशिंग, यूज ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द हैंड वॉशिंग एंड फ्रिक्शन ड्यूरिंग द हैंड वॉशिंग. तो यहां पर अपन किसकी बात करें, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी अगर बात करते हैं आप सोप यूज करते हैं तो सोप क्या करती है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन. क्या करती है,
डिक्रीज सरफेस टेंशन, केवल सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने वाली है। अगर मान लीजिएगा केवल आप सॉप यूज करें, उसके साथ फ्रिक्शन यूज में नहीं ले रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव नहीं होंगे। सेकंड वन बात करें टाइम, द लेंथ ऑफ हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बट विदाउट द फ्रिक्शन इट डज नॉट एडिक्वेट। अगर आप इसमें फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे तो आप कितने लंबे समय तक हैंड वॉशिंग करें, इसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज द वाटर, केवल अगर आप मान लीजिएगा अंडर द टैप आप केवल हाथों को धो रहे हैं, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम रहेगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन द हैंड वॉशिंग फॉर रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज दैट फ्रिक्शन। जब तक आप हैंड वॉशिंग के दौरान फ्रिक्शन यूज में नहीं लेंगे, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, मिनिमम रहती है। क्लियर हुआ? सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, दैट इज द फ्रिक्शन। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। लग रहा है कि आधे बच्चे अभी सो ही रहे होंगे। फटाफट एक बार क्लास को शेयर करें सभी सोशल ग्रुप के अंदर। बारिश का माहौल हो रहा होगा, इसी चक्कर में सारे के सारे नींद में हैं। तो एक बार सभी तक मैसेज पहुंचा दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ए नर्स इज केयरिंग, क्लास लंबी चलने वाली है आज आपकी और काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन। हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सो विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन। सो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होने वाला है, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन हमारा क्या होने वाला है। Which one is correct answer? First one is the monitor the urinary specific gravity to determine the hydration. Hydration को determine करने के लिए हम यूरिन के specific gravity को monitor करते हैं। Next one is the subtract the irrigate from the output to determine the urine volume. यानी जो हमने irrigant या solution यूज किया है उसको अपन टोटल आउटपुट में से रिमूव करेंगे ताकि आपको पता लगे कि पेशेंट कितना यूरिन आउटपुट कर रहा है। नेक्स्ट वन देखेगा, थर्ड इज द रिकॉर्डिंग द यूरिनरी आउटपुट एवरी हावर टू डिटरमाइन द किडनी फंक्शन। एवरी हावर यूरिन आउटपुट को अपन असेस करेंगे ताकि अपन क्या असेसमेंट कर सकते हैं कि किडनी फंक्शन नॉर्मल है या एबनॉर्मल। एंड लास्ट वन इज द ऑब्टेनिंग ए 24 हावर यूरिन स्पेसिमेन टू डिटरमाइन ए यूरिन कंसंट्रेशन। देखिए यहां पर क्या कहा है, 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे ताकि आप यूरिन की कंसंट्रेशन को एग्जामाइन कर सके। विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा भाई, ठीक है। लेट हो गया कोई बात नहीं बेटा, पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन को समझे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अब जितनी भी आपकी क्लासें होंगी नॉर्सेट की एग्जाम तक वो सारी टू द पॉइंट चलने वाली है, यानी वो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जिन क्वेश्चन के अंदर एक स्पेशल कंसेप्ट आपको मिलने वाला है वो सारे क्वेश्चन यहां पर आपको डील किए जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हैं सी और उसके बाद में आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात करें कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन की, तो कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन का मीनिंग क्या हो गया। हमने क्या करते हैं यहां पर, 1 सेकेंड, 3 ल्यूमेन कैथेटर अपन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 3 ल्यूमेन कैथेटर अपन यूज करते हैं। कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन की बात कर रहे हैं, 3 ल्यूमेन कैथेटर हमने क्या किया है, एक एक ऑप्शन को पूरा समझाने वाला हूं, ठीक है। 3 ल्यूमेन कैथेटर हमने यूज किया है। सर 3 ल्यूमेन कैथेटर हमने क्यों यूज किया है? अगर मान लीजिए जैसे किसी पेशेंट का हमने क्या किया है, प्रोस्टेक्टमी की है। क्या किया है? प्रोस्टेट को हमने रिमूव किया। किसी पेशेंट के अंदर हमने क्या किया है, प्रोस्टेट को हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोस्टेट को रिमूव करने के बाद में डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि इस पेशेंट को आपको कंटिन्यू क्या करना है, सीबीआई करना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दिस इज द कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 ल्यूमेन कैथेटर, एक जो ल्यूमेन होने वाली उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, कैथेटर को फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? कैथेटर को फिक्स करने के लिए एक जो आपका ल्यूमेन रहेगा उसके द्वारा अपन क्या करने वाले हैं, इनफ्लो द इरिगेंट
जो भी हमारा इरिगेंट होगा उसके इनफ्लो के लिए यूज मिलेंगे, और दूसरा जो होने वाला है वो किसके लिए, आउटफ्लो। और आउटफ्लो किसका होगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटफ्लो किस किस चीज का होगा। फर्स्ट वन इज द इरिगेंट एंड सेकेंड वन इज द यूरिन। अब यहां से आप इस कंसेप्ट को समझिएगा, ब्लेडर के अंदर आपने इरिगेंट डाला है, और इस ब्लेडर के अंदर इरिगेंट डाला है, उसी इरिगेंट के साथ साथ में क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी मिक्स होकर आने वाला है। अब यहां से एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि यूरिन के साथ में आपका इरिगेंट सॉल्यूशन भी मिक्स हो चुका है, तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरे देखिए, दूसरी की बात करते हैं, सबस्ट्रैक्टिंग द इरिगेट फ्रॉम आउटपुट टू डिटरमाइन द यूरिन वॉल्यूम। यहां पर हमने क्या किया है, जितना भी टोटल आउटपुट आ रहा है उसमें से हमने इरिगेट सॉल्यूशन को माइनस कर दिया, ताकि हमें एक्चुअल यूरिन आउटपुट का पता लग सके, ताकि हमें एक्चुअल यूरिन आउटपुट का पता लग सके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, रिकॉर्डिंग द यूरिनरी आउटपुट एवरी हावर टू डिटरमाइन द किडनी फंक्शन। यहां पर अपन केवल यूरिनरी आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते एवरी हावर। क्लियर हुआ, क्योंकि यहां पर किडनी फंक्शन का कोई रोल नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्लेडर को इरिगेट करने की। लास्ट में देखिएगा, ऑब्टेन 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन टू डिटरमाइन द यूरिनरी कंसंट्रेशन। तो यहां पर 24 आवर यूरिन अगर आप स्टोर करते हैं कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए, तो वो भी यहां पर क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन आप इसमें से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहां पर जो नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डिटेक्टेड द इरिगेंट फ्रॉम आउटपुट टू डिटरमाइन द यूरिन वॉल्यूम, ताकि एक्चुअल यूरिन वॉल्यूम का आपको पता लग सके। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, 3 ल्यूमेन कैथेटर अपन यूज में लेते हैं कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन के अंदर। नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्लाइंट हैज ए टोटल नी रिप्लेसमेंट, एक पेशेंट में हमने क्या है, टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है, एंड ए कंटिन्यूअस पेसिव मोशन डिवाइस इज बीइंग यूज्ड। कोई पेशेंट था, उसको हो सकता है किसी प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन हो, हमने उसका पूरा का पूरा क्या कर दिया है, नी ही रिप्लेस कर दिया है, और नी रिप्लेस करने के बाद में हमने उसको किसके ऊपर फिक्स कर दिया है, कंटिन्यू पेसिव मोशन डिवाइस, कंटिन्यू पेसिव मोशन डिवाइस यानी सीपीएम डिवाइस। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट वन, द नर्स कंक्लूड्स दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव। नर्स ने कंक्लूजन निकाला है कि उसने जो एजुकेशन दी है पेशेंट को वो इफेक्टिव है, व्हेन द क्लाइंट स्टेट द गोल ऑफ दिस थेरेपी इज टू, कि हमने जो सीपीएम डिवाइस यूज में लिया है इसका एक्शन क्या है। पहला है इंप्रूव द जॉइंट फ्लेक्शन, दूसरा है मेंटेन द मसल टोन, तीसरा है प्रिवेंट द टिश्यू ब्रेकडाउन, एंड लास्ट वन आपके सामने अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट, अवॉइड फॉर्मेशन ए ब्लड क्लॉट। सो विच वन इज द राइट आंसर, ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन सारे कंसेप्चुअल होंगे। क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है समथिंग 8:30 बजे तक, तो पूरे फोकस और अटेंशन के साथ बैठिए, और ऐसा नहीं करना है कि सारे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं हम भी वही करें, खुद का दिमाग लगाए, क्योंकि अब 2 महीने आपके सामने हैं, और यहां पर आपकी जो प्रैक्टिस होगी वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, और उसी का रिजल्ट आपके सामने आएगा। सो हमने जो पढ़ा है, हमने जो एवेलुएट किया है, हमने जो 1.5 साल हमारी तैयारी की थी, 4 साल हमने बीएससी नर्सिंग की थी, हमने कुछ तो पढ़ा था, और जो हमने पढ़ा था वही आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ ही आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाला है। तो उसी को यूज करते हुए आंसर पुट करें। देखिए सीपीएम डिवाइस आपको थोड़ा दिखा भी दूंगा मैं इमेज के साथ कि क्या होता है। अब देखिए पूरे अटेंशन के साथ समझना है, एक एक लाइन को, हर एक लाइन के अंदर आंसर है, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। आप जितना कंफ्यूज हो रहे हो उतना तो क्वेश्चन नहीं दिया मैंने। देखिए राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, इंप्रूव द जॉइंट फ्लेक्शन, इंप्रूव द जॉइंट फ्लेक्शन। सर कैसे, हम तो आंसर कर रहे हैं अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट, अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट। चलिए इसकी भी बात करेंगे। दूसरी देखिएगा, मेंटेन द मसल टोन,
तीसरी है प्रिवेंट टिश्यू ब्रेक डाउन। नाम क्या दिया गया है मशीन का? दिस इज नोन एज द कंटिन्यूअस पेसिव मोशन डिवाइस। ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस पेसिव मोशन डिवाइस। यहां पर देखिएगा, जो भी आपका पेशेंट रहेगा उसकी थाई पार्ट यहां रहेगा, यहां उसका नी पार्ट रहेगा, और यहां उसका क्या रहेगा? लेग पार्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? लेग पार्ट रहने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ये उसका थाई एरिया रहेगा। अब देखिए इसमें ये कौन से प्रिंसिपल पर काम कर रही है? पेसिव मोशन। यू नो व्हाट इज द पेसिव मोशन? मतलब एक्टिवली कोई फंक्शन नहीं हो रहा, केवल हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पेशेंट की लेग को फिक्स कर दिया है। पेशेंट के लेग को फिक्स करने के बाद में ये मशीन क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो ऑटोमेटिक क्या करेगा? ऑटोमेटिक क्या करेगा? पेशेंट के जॉइंट को फ्लेक्स करेगा, जॉइंट का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करने का काम करेगा। जब ऑटोमेटिक जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा, कैसे? पेसिवली। पेसिव का मतलब क्या हो गया? नो यूज ऑफ मसल्स। मसल्स का यूज नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये, यहां से देखिएगा, मेंटेन द मसल टोन, मसल का यूज हो ही नहीं रहा क्योंकि सर पेसिव फंक्शन है। दूसरा, जब आपका क्वेश्चन आता है कि सर अवॉइड फॉर्मेशन ए ब्लड क्लॉट, तो हम क्या करते हैं? अगर कोई मान लीजिएगा लंबे समय तक बेड रिडन पेशेंट होता है, ठीक है, तो उस पेशेंट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ब्लड क्लॉट बनने के, तो हम क्या करते हैं? पेशेंट को मोबिलिटी के लिए कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करें, यानी एक्टिव मसल टोन चाहिए। अगर आपको ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करना है, सो यू नीड टू एक्टिव मसल टोन। आपको एक्टिव मसल टोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज मशीन का नाम ही क्या है? कंटिन्यूअस पेसिव मोशन डिवाइस। तो पेसिव एक्शन हो रहा है, तो यहां पर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो वहां पर ब्लड क्लॉट भी प्रिवेंट नहीं होगा। क्लियरली समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? हाँ, यहां पर देखिएगा, पेसिव मोशन डिवाइस हमने काम में लिया है, नर्स एक्सरसाइज नहीं करवा रही है, नर्स ने केवल इसके ऊपर उसके लेग को फिक्स कर दिया। अभी मशीन ऑटोमेटिकली क्या करेगी? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करेगी। तो कहीं पर भी मसल का एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो ना तो ब्लड क्लॉट यहां पर प्रिवेंट होगा और ना ही मसल टोन मेंटेन होगी, केवल और केवल जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के ऊपर काम करेगा ये। सभी को बात समझ में आई है? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, involuntary rejection of the unacceptable thought or feeling from the unconscious awareness is called as। देखिए, पूरे अगर फोकस के साथ समझेंगे तो हर चीज बारीकी से समझ में आएगी आपको। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और रेस्पॉन्स कीजिएगा। इनवॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट। इनवॉलंटरी रिजेक्शन कर रहे हैं किसको? अनएक्सेप्टेबल थॉट, यानी ऐसे थॉट जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनवॉलंटरी यानी हम बात करें अनकॉन्शियसली, किसकी बात करें? अनकॉन्शियसली। और फीलिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड एज, विच वन इज द करेक्ट आंसर? रिप्रेशन। ध्यान से देख लीजिए भाई, गलती नहीं करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को बिना अच्छे से समझे ही उसका रेस्पॉन्स करें, तो कई बार ये भी मिस्टेक हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। दैट इज नोन एज द रिप्रेशन। हमने इसके बारे में कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है? रिप्रेशन होता क्या है, इसके मैंने कुछ अलग अलग नाम भी बताए थे आपको। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। क्या होता है? सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। इट इज ऑल्सो नॉन एज सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया। क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया भी इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पर देखिएगा पेशेंट क्या करता है?
रिप्रेशन के अंदर पेशेंट क्या करेगा, अनकॉन्शियसली ही कुछ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज देता है। यानी ऐसे कुछ एंजाइटी प्रोवोकिंग या फिर जो पेनफुल लाइफ इवेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ में भूल जाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कोई इवेंट हुए जो आपको एंजाइटी बार बार दे रहे, तो हम क्या करते हैं, एक टाइम के बाद में धीरे धीरे उन सब चीजों को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि कोई पर्सन किसी से प्यार करता है, ठीक है, उसका ब्रेकअप हो गया, तो वो कंडीशन क्या होगी उसके लिए, एक एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन या उसकी लाइफ का एक पेनफुल स्टिमुलेशन देता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसको क्या होगा, भूल जाएगा। तो अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग कर रहा है पेशेंट, क्या कर रहा है, अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग कर रहा है, unconsciously forgetting the anxiety provoking situation, anxiety provoking situation। जितने भी आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है उन सभी को आप कंसेप्ट के साथ में याद रखें। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन और सपरेशन। कुछ सिमिलर से वर्ड लग रहे हैं सारे के सारे, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, सपरेशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होगा, यहां पर देखिएगा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, द सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट the unachievable goal, unachievable goal to achievable goal। जैसे बात करते हैं अपन, सिंपली एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी लाइफ का एक टारगेट फिक्स कर लिया, हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, कहां से, अनअचीवेबल गोल टू अचीवेबल गोल। हमने क्या कर लिया है, देखिए आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई गोल सेट किया, गोल सेट करने के बाद में आपने उसको रिसीव करने के लिए, उसको पाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर आपने स्ट्रगल किया, मेहनत की, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, डज नॉट अचीव। तो उसको अचीव नहीं कर पाने की कंडीशन में क्या होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। उस एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, उसके सिमिलर दूसरे कोई गोल के ऊपर फोकस करेंगे, यानी उसके रिगार्डिंग कुछ रिलीवेंट गोल को आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उसको अचीव कर लेंगे। तो क्या होगा, इससे आपकी जो एंजाइटी थी वो रिलीव हो जाएगी। और यही तो हमारी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहती है, यही तो हमारी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहती है कि आपको अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से एंजाइटी हो रही है, तो आप उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द डिफेंस मैकेनिज्म। यहां पर्सन ने क्या किया, जो गोल उससे अचीव नहीं हो रहा था, तो उसने रिलीवेंट गोल के ऊपर फोकस किया और उसको अचीव कर लिया, और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी है उससे खुद को क्या किया है, प्रिवेंट कर लिया है। दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, सब्लिमेशन में क्या होगा, यहां पर पर्सन क्या करेगा, सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को कन्वर्ट करेगा, किसमें, सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर। खुद के बिहेवियर को क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू द सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और लास्ट वन देखिएगा, एक जो कंडीशन है दैट इज द सपरेशन। ये डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे अलग रहेगा। सपरेशन में क्या होता है भाई, सपरेशन के अंदर पर्सन क्या करेगा, कॉन्शियस माइंड से, यानी कॉन्शियस सेलेक्टिव फॉरगेटिंग होती है। क्या होती है, नाम इसका वही रहेगा, ठीक है, कॉन्शियस सेलेक्टिव फॉरगेटिंग की कंडीशन होती है। तो यहां पर पर्सन क्या करेगा, जानबूझकर किसी चीज को भुलाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नोन एज द सपरेशन। ये एकमात्र ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म, ओनली डिफेंस मैकेनिज्म दैट यूज कॉन्शियसली, दैट यूज कॉन्शियसली। क्लियर हुआ सभी को। सेपरेशन में क्या होता है, पर्सन जानबूझकर किसी चीज को क्या कर रहा है, बुलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेगा, अगला क्वेश्चन,
यहां तक क्लियर है ना सभी को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बता दीजिएगा भाई, क्योंकि हर चीज के ऊपर फोकस करेंगे, पूरा ध्यान से समझेंगे तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और डिफेंस मैकेनिज्म के रिगार्डिंग हर बार कहता हूं कि एक आपको क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम के अंदर, तो उसी हिसाब से फिर उसकी प्रिपरेशन भी जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है? एक बार क्लास को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि बच्चे क्लास के अंदर एंटर कर जाएं, क्योंकि 7:30 बज गए, अभी भी शायद कुछ बच्चे नींद में हैं। और एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्लिमेशन को रिपीट कर दीजिए। देखिए, रीडायरेक्टिंग द सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू द सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, हर छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा करते हैं, तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन वहीं आप इस गुस्से को किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फाइटिंग, जैसे जो कुश्ती वगैरह होती है वहां पर चले गए, वहां पर अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो गुस्सा उसे निकाल सकते हैं। आपने आर्मी वगैरह ज्वाइन कर ली तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन। हाँ, एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे अच्छे, बस आप ध्यान से समझेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ए मीरा पेशेंट हैव द टीबी पॉजिटिव। मीरा को क्या है, टीबी पॉजिटिव है। टेकिंग द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एटीटी उसकी चल रही है। अब एटीटी चलने के साथ में ही सी फीलिंग मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह उसको क्या फील हो रहा है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। तो मीरा प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, वो एटीटी के कारण हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एंड येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा एंड अराउंड द नेल रूट, ए प्रूडेंट नर्स नोन दैट द साइड इफेक्ट यूजुअली विल हैपन विथ। ये जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं मीरा को, ये किसके साइड इफेक्ट है, कौन सी ड्रग के साइड इफेक्ट होंगे ये? उसको तो एटीटी चल रही है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। सुबह उसको एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो रही थी। अभी उसकी स्क्लेरा क्या हो रही है, येलो कलर की हो रही है, रूट ऑफ नेल उसके येलो कलर के हो रहे हैं। सो कौन सी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं? फर्स्ट वन इज द आइसोलेटेड, सेकंड वन इज द इथाम्बुटोल, थर्ड वन इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, लास्ट वन इज द पायराजिनामाइड। लास्ट वन इज द पायराजिनामाइड। विच वन इज करेक्ट आंसर? सही से जवाब दे भाई, बी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं क्लियरली? ऐसा ना हो कि आप लिखना डी चाहते हो और आपने लिख दिया वो बी। हाँ, प्रिया सिंह, वेरी गुड, हिपेटोटॉक्सिसिटी। तो आप बताइएगा कि कौन सी मेडिकेशन जो होगी हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती है? देखिए, एटीटी की रिगार्डिंग अपन दो मेडिकेशन में देखते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी वाले सिम्टम्स। कुछ बच्चे बी आंसर भी कर रहे हैं, कुछ डी भी कर रहे हैं। सी, स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करने वाली है। इट्स अ वेरी सिंपल, ऑटोटॉक्सिसिटी डैमेज द एट क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर। देखिए यहां पर बात कर लेते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में। यूनोवेरिएबल अगर मान लीजिएगा लीवर डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट सिम्टम क्या आता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है। अगर लीवर में कुछ भी इश्यू रहता है, लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला सिम्टम आता है कि हमारे पास में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग के सिम्टम्स सबसे अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन द कंडीशन ऑफ लीवर डैमेज, या फिर लीवर के अंदर कोई भी एब्नॉर्मल कंडीशन होती है तो। उसके अलावा येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा एंड अराउंड द नेल ऑफ रूट, यानी यहां पर बिलिरुबिन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। सो होना हो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिसिन ने क्या किया है, लीवर को डैमेज किया या लीवर सेल्स को डैमेज किया, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज की, ये आपको क्लियरली पता चल गया। अब आपके सामने कुछ मेडिकेशन दी गई है, तो इन कौन सी मेडिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा आपको हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इथाम्ब्यूटोल एंड पायराजिनामाइड। देखिए यहां पर देखिए दो मेडिकेशन होती है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन इज द आइसोनिजिड, नेक्स्ट इज द पायराजिनामाइड। दोनों कंडीशन में आपको हिपेटोटॉक्सिसिटी मिलती है। क्या मिलती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। यहां पर भी आपको क्या मिलता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी मिलती है।
अगर आप चाहे एनक्लेव्स उठाएंगे चाहे कोई टेक्स्ट बुक उठाएंगे, वहां पर आपको दोनों मेडिकेशन के साथ हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेंगी। अब यहां पर देखिए सर, एक वेरिएशन इनके अंदर आता है। क्या आता है? आइसोलेटेड में जो हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है वहां पर आपको एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। क्या होती है? एसिम्प्टोमेटिक इंक्रीजिंग AST एंड ALT। यानी आइसोलेटेड के कारण अगर मान लीजिए हिपेटोटॉक्सिसिटी हुई है तो वहां पर आपको सिम्टम्स बहुत कम आते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी के। अगर बात करते हैं पायराजिनामाइड की तो वहां पर आपको एक्चुअल हिपेटोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का जो रहेगा दैट इज द पायराजिनामाइड। क्या रहने वाला है? पायराजिनामाइड आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर हुआ? हाँ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है, नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन होती है बेटा। ठीक है, बात सारी कर लेंगे, अभी रुक जाइए, थोड़ा सबर करें। नमनेस होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, ये तो सारी चीजें अपन पढ़ते आए ना। मैं एक आपको एक्चुअल जो वेरिएशन बता रहा हूं, कहीं एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वहां आपको क्या कौन सा आंसर करना है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ठीक है। तो आइसोलेटेड में क्या होता है? नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन ड्यू टू द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्यों मिलते हैं? पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूराइटिस के कारण देखने को मिलता है। ये हमने सबसे पहले पढ़ते हुए आए, बचपन से पढ़ते हुए आए साइड इफेक्ट। दूसरा याद रखिएगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक इंक्रीज इन द AST एंड ALT। क्लियर हुआ? पायरिडॉक्सिन देते हैं न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए, दोनों कंडीशन में। प्रिवेंशन करना है तो 10 mg देना है, और अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, न्यूरोपैथी हो गई या पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गया, तो आपको 100 mg पायरिडॉक्सिन देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पायराजिनामाइड की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में और सुन लीजिएगा। पहला होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी, दूसरा देखिएगा पायराजिनामाइड के कारण क्या हो सकता है, गाउट की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीज द यूरिक एसिड लेवल। किसको बढ़ाएगा बेटा? यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करता है, यूरिक एसिड लेवल को भी इंक्रीज करता है। याद रहेगा सभी को? नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इथाम्ब्यूटोल की बात, अच्छा हाँ, इथाम्ब्यूटोल की बात करते हैं। ये क्या कोज करता है? ऑप्टिकल न्यूराइटिस, सॉरी, ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो याद रहेगा सभी को, आगे से गलती नहीं करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। राइट आंसर दैट इज द पायराजिनामाइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द डिजॉक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड इट इज एक्ट एज ऑन कार्डियक मसल। सभी को पता है लेनोक्सिन या डिजॉक्सिन क्या एक प्रकार का कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, और इट एक्ट ऑन द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल के ऊपर काम करता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? First one is the positive inotropic, negative chronotropic and negative dromotropic effect. Negative inotropic, positive chronotropic and positive dromotropic effect. Next one is the negative ino, negative chromotropic or positive dromotropic. Last one is the negative inotropic, positive chromotropic or positive dromotropic effect. Which one is correct answer? I hope आप सभी ने बहुत बार ये चीज पढ़ रखी होगी और इस क्वेश्चन के अंदर आप गलत आंसर नहीं करेंगे। फटाफट आंसर पुट कीजिएगा बेटा। देखिए, सारे बच्चे जो ये आंसर कर रहे हैं वो गलत है। अब अपना जो भी सही आंसर है वो पुट कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि यहां पर आप सभी ने क्या स्टार्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट करना। सभी का आंसर ए है। देखिए, एक्चुअल आंसर की बात करते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो इससे पहले देखिए, जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर पुट करें। चलिए, ऑप्शन बी भी आ रहा है, वेरी गुड।
थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिला है क्वेश्चन के आंसर के अंदर। सी सर ए ही तो होगा। चलिए बात कर लेंगे अभी, ऑप्शन ए राइट होगा या बी राइट होगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम कोई आंसर नहीं है, हमें कंसेप्ट नहीं पता। चलिए बात कर लेते हैं, राइट आंसर क्या रहेगा आपका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड या फिर डिजॉक्सिन या फिर लेनोक्सिन की बात करते हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम पंप। हाँ ए ही होगा बिल्कुल। मैं देख रहा था कि कौन कौन से बच्चे जो हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट के बेस पर चलने वाले हैं, क्योंकि ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। डिजॉक्सिन जो रहता है वो क्या करता है, इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम पंप, और उसके इफेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है, इनहिबिट सोडियम पोटेशियम पंप। और इसके इफेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोमाट्रोपिक और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। पहला देखिए इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता क्या है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक के अंदर क्या होगा, यहां पर जो हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल या मायोकार्डियल मसल्स की बात करते हैं तो उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट वन इफेक्ट जो होगा आपका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा, आपकी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो हार्ट रेट या डिक्रीज हार्ट रेट। क्लियर हुआ यहां तक, स्लो हार्ट रेट। नेक्स्ट वन थर्ड बात करते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट में क्या होगा, जब आपका कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कंडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फ्रॉम द SA नोड डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द SA नोड। ठीक है, सॉरी AB नोड है ना, नॉट SA नोड, ड्यू टू द AB नोड। AB नोड डिले होने के कारण क्या होगा, आपकी कंडक्शन जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये इफेक्ट होते हैं किसके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन या लेनोक्सिन के। याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन समझिएगा, द कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम विथ। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, दो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, एक कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, फिर किसी पर्सन को क्या हो सकता है, डिम लाइट विजन उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन सी प्रॉब्लम होगी या कौन सी सेल में प्रॉब्लम होगी, रोड सेल, कॉन सेल, एक्वस ट्यूमर या फिर लेंस। रोड सेल, कॉन सेल, हाँ AB नोड लिखा है बेटा। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, दैट इज द AB नोड। भावनाओं को समझ जाया करो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, हम बात करें अगर कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन है तो प्रॉब्लम कहां पर है, रॉड सेल में, कौन सेल में, एक्वस ट्यूमर में या फिर लेंस में। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा कौन सेल की बात करते हैं, हमारा जो रेटाइना होता है, ठीक है, रेटाइना के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। टू टाइप फोटो रिसेप्टर सेल। फर्स्ट वन इज द कोन सेल। फर्स्ट वन कौन सी होने वाली है आपकी, कोन सेल। सेकंड वन कौन सी होने वाली है, रोड सेल। ठीक है, कोन सेल एंड रोड सेल। कोन सेल की बात करते हैं, देखिए हमने आज तक ये पढ़ा है कि ये क्या करती है, कोन सेल यूज फॉर द
कलर विजन एंड रोड सेल यूज फॉर द डिम लाइट विजन। ये चीज देखिए। इसके साथ साथ कौन सेल यूज फॉर द सेंट्रल विजन, किसके लिए यूजफुल है? सेंट्रल विजन एंड कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी? कौन सेल। सेकंड वन बात करते हैं रोड सेल। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड इसी के साथ साथ बात करते हैं तो डिम लाइट विजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। दोनों चीजें याद रख लीजिए, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। कलर विजन और डिम लाइट विजन, आई होप यू नो वेरी वेल दिस। बट इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि जो कोन सेल होती है वो सेंट्रल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रोड सेल जो होती है वो पेरिफेरल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दीज आर द टू फोटो रिसेप्टर सेल ऑफ रेटाइना। रेटाइना के अंदर दो प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, याद रहेगा सभी को, तो मिस्टेक नहीं करनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन के अंदर भी हेल्प करती है रोड सेल और कॉन सेल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू बी इंक्लूड इन द डिस्चार्ज प्लान ऑफ ए चाइल्ड विद द क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। The important aspect to be included in the discharge plan of a client with a cleft lip and palate। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है या कोई बेबी है, उसका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है, तो जब डिस्चार्ज हम उसको कर रहे हैं तो कौन सी एजुकेशन उसको हम देने वाले हैं, या फिर क्या हमारा नर्सिंग जो इंटरवेंशन रहेगा उस पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन सप्लीमेंट, कि उस बेबी को हमें क्या करना है? विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाने हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न, यानी उसके लिए जो फीडिंग पैटर्न है वो हमें एक्चुअली एस्टेब्लिश करना है, यानी जो एडिक्वेट, ताकि बेबी क्या कर सके? इजी वे के अंदर फीडिंग कर सके। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ स्टेरल ड्रेसिंग ओवर द लिप, लिप के ऊपर स्टेरल ड्रेसिंग आप अप्लाई कर देंगे। लास्ट वन है एडहेरेंस टू द एंटीबायोटिक थेरेपी, या फिर उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी कंटिन्यूअस रखेंगे। विच वन इज द राइट आंसर? वेरी गुड। देखिए क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बात जहां पर करते हैं अपन, ठीक है, तो बेबी को प्रॉब्लम कहां आती है? दो कंडीशन पर बात करते हैं, एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। फर्स्ट वन इज द क्लेफ्ट लिप एंड सेकंड वन इज द क्लेफ्ट पैलेट। सो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में बेसिक डिफरेंशिएशन अपन देखते हैं कि बेबी को प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप के अंदर कंडीशन क्या होगी आपकी? सकिंग प्रॉब्लम होती है। बेबी को किससे प्रॉब्लम होने वाली है? सकिंग प्रॉब्लम बेबी को होगी। और नेक्स्ट बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट के रिगार्डिंग, तो स्वेलोविंग के अंदर बेबी को क्या होने वाली है? प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, अगर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के कारण बेबी को सकिंग और स्वेलोविंग में इश्यू रहेगा, तो इट मींस बेबी प्रॉपर या एडिक्वेट फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो जस्ट बिफोर द डिस्चार्ज, एट ए टाइम ऑफ डिस्चार्ज अपन क्या करेंगे? डिस्चार्ज प्लान जो हमारा रहेगा उस टाइम में हम उस बेबी के लिए कोई एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ताकि बेबी को इस प्रकार से हम प्रॉपरली फीडिंग करवा सकते हैं। याद रहेगा सभी को कि प्रॉपर फीडिंग उसको कैसे करवा सकते हैं, ये मेथड हम उसको क्या करेंगे? डिस्चार्ज प्लान में इंक्लूड करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर बेबी को क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है तो इश्यू कहां पर होने वाला है? सकिंग प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए बेबी को क्लेफ्ट पैलेट है तो स्वेलोविंग यानी निगलने में बेबी को प्रॉब्लम होगी। और दोनों के दोनों किसको अफेक्ट करेंगे? बेबी के फीडिंग पैटर्न को अफेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा भाई, प्री एग्जाम पोर्टल 5वां सीबीटी एग्जाम आज कंडक्ट होगा ठीक 9 बजे। तो मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, आज ही आप ज्वाइन कीजिएगा। कुछ भी इश्यू रहता है इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आज आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, देन उसके बाद में सेम पेपर आपका 5 तारीख तक दोबारा रिवाइज होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट कर लिया वो उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और आपका रिजल्ट जो होगा वो कम से कम 6 तारीख तक डिक्लेयर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने प्री एग्जाम पोर्टल को ज्वाइन कर लिया है वो इस टेस्ट को आज ही अटेम्प्ट कर लीजिएगा।
ठीक है। और जिन्होंने अगर नहीं कर पाया, हो सकता है किसी प्रकार का कुछ इश्यू है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन सभी के पास अभी नेट इश्यू है, तो इस चक्कर में वो टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये सेम टेस्ट आपका दोबारा रिवाइज होगा, लेकिन जिन्होंने एक बार ज्वाइन कर लिया उनको ये टेस्ट रिवाइज नहीं होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए रिवाइज होगा। ठीक है, तो आज से अटेंड करें। मॉर्निंग टाइम आपका 9 to 12 है, नाइट टाइम आपका कौन सा रहेगा 9 to 12 है। तो टाइमिंग आप सभी को पता होगी। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होता है, सेम पेपर 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ज्वाइन कैसे करना है, फीस कितना है सीबीटी का बेटा, इसका फीस ओनली 10 रुपीज है। ठीक है, इस टेस्ट के लिए प्राइस मिनिमम कॉस्ट है 10 रुपीज। ज्वाइन कैसे करना है, डाउनलोड कीजिएगा आरजीके रिपोर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और वहां पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिएगा और सेलेक्ट कीजिएगा प्री एग्जाम पोर्टल 1 जुलाई। ठीक है, इस टेस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, 10 रुपीज पे करने हैं, और सुबह 9 से 12 आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर सुबह आप अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ओपन मत करिएगा, फिर रात को आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो आपको कंप्लीट टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, आज की क्लास ऑफ कर दे, क्लास तो चल रही है ना। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाँ, और जो बच्चे कंटिन्यू कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल बैच के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जस्ट इन 8,999 आप F1 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल करंट बैच जो चल रहा है आपका F1 बैच चल रहा है, और इसी के साथ साथ E1 बैच भी आपका कंटिन्यू है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आप कंटिन्यू बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ नॉर्सर 2022 के लिए 30 लाइव सीबीटी आपके लिए अवेलेबल है जस्ट इन 599। यहां पर आपको वो पेपर पैटर्न मिलने वाला है जो आपको नॉर्सेट में मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट आपको नॉर्सेट जैसा फील आएगा एग्जाम के अंदर। तो आप टेस्ट प्रैक्टिस के साथ में, रेगुलर क्रैश कोर्स के साथ में, या फिर कंप्लीट बैच के साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं नॉर्सेट के लिए, जहां से आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, और वो सारे टीचर आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगे जो आपको ऑफलाइन के अंदर टीचिंग करवाते हैं। ठीक है, वही आपको टीचर या वही फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी बैचेस में जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको टीच करवाते हैं। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कमांड रखते हैं वही सारी फैसिलिटी आपको ऑनलाइन बैचेस में आपको मिलेगी। करना क्या है, सिंपली डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन और डायरेक्टली आपको ज्वाइन करना है, जो भी आपको बैच सेलेक्ट करना है। और अगर ज्यादा इश्यू रहे तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये जो एग्जाम हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, वो रिजल्ट आने के बाद में आंसर एंड क्वेश्चन दोनों दिखा दो सर जी, हमें पता लगे कि हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत है। बेटा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम का रिजल्ट शो होता है 24 आवर के लिए। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, सारा कुछ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि कहां से देखते हैं तो आप एक बार नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा भाई, कंटिन्यू चलने वाली आपकी क्लास कम से कम आधे से पौन घंटे तक। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज डिपेंड करेगी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ध्यान से देखिए भाई, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल यूरिन, मदर प्लाज्मा और फीटल प्लाज्मा। राइट आंसर पुट कीजिएगा जल्दी से। हाँ, बैचेस वाली क्लास कंटिन्यू है बेटा। फीटल यूरिन, चलिए बात कर लेते हैं, अभी बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, ध्यान से आप सभी ने आंसर कर दिया, अब आंसर चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, सभी ने, मैं लिख देता हूं कि सभी ने आंसर पुट किया है ऑप्शन ए, यानी फीटल यूरिन। चलिए सेकंड वन क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूं।
आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, फर्स्ट वन क्वेश्चन का आंसर किया है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन in amniotic fluid in the early pregnancy. ऑप्शन सारे सेम रहेंगे, ऑप्शन सारे सेम रहेंगे। सी है सर मेरा, एकता चौधरी, चलिए याद रहेगा मुझे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, सेम ऑप्शन है, क्वेश्चन की थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज चेंज की है। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एमनियोटिक फ्लूइड इन अर्ली प्रेगनेंसी, की अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो कौन सा रहेगा। सेकंड वन क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, आंसर पुट कीजिएगा बेटा। सेकंड वन क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मेरा बी सी है सर। चलिए, सी इन अर्ली प्रेगनेंसी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 का आंसर मदर प्लाज्मा, 2 का आंसर मदर प्लाज्मा। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, सिर्फ सिंगल वन एक क्वेश्चन के अंदर छोटा सा चेंज और पूरे क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है। सो मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए ना, एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, सो राइट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज द फीटल यूरिन। ठीक है, और अगर अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर ली जाए तो अर्ली प्रेगनेंसी कहां तक बात कर सकते हैं अपन, अर्ली प्रेगनेंसी अप टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही बात कर लेंगे, वो भी क्या आपकी अर्ली प्रेगनेंसी ही है। सो आपको सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक, और 12 वीक तक क्या होगा, फीटल किडनी यूरिनेशन स्टार्ट नहीं करती है। तो वहां पर जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, कितना बनता है, समथिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो 50 ml क्या बनता है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। 12 वीक पर समथिंग 50 ml फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और वो किसके द्वारा बनता है, मैटरनल ट्रांसुडेशन के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, बाय द मैटरनल ट्रांसुडेशन। याद रहेगा सभी को। और इस मैटरनल ट्रांसुडेशन के अंदर क्या आएगा सर, इसमें मैटरनल प्लाज्मा आएगा। क्या आएगा, मदर्स प्लाज्मा ही आएगा, मैटरनल प्लाज्मा होगा। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझना ही एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन को सही करवा सकता है। छोटी सी मिस्टेक कई बार क्या होती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को गलत करवा देती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन को पढ़े बिल्कुल आराम से पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ऑप्शन को धीरे धीरे पढ़े, ताकि हमने जो भी पढ़ा है वो माइंड में, हमारे माइंड के अंदर स्टोर है इतने सारे इंफॉर्मेशन। तो हो सकता है बहुत नीचे कहीं दबा हो तो उसको निकल कर आने में टाइम लग सकता है। तब तक हम क्या करते हैं, हमारे हाथ इतनी जल्दी चलते हैं कि जो भी आंसर रहा उसको टिक कर दिया, जो हमने पहले कहीं पढ़ा था। चलिए अगली बात करते बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। The constant presence of a disease or an infectious agent within a given geographic area or population group is called as, constant presence of a disease or an infectious agent within a given geographic area। पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज, यानी हमेशा वो डिजीज क्या होती है, उसी एरिया के अंदर प्रेजेंट रहती है। वो डिजीज क्या रहती है, उसी एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। सबको पता है कि कॉन्स्टेंटली इस एरिया में वो डिजीज प्रेजेंट है। कांस्टेंट प्रेजेंस का मतलब क्या हो गया, सबको पता है कि उस एरिया के अंदर इस डिजीज के पेशेंट ज्यादा मिलते हैं। सो दैट इज नोन एज द एपिडेमिक, स्पोरेडिक, एंडेमिक या पैंडेमिक। विच वन इज द राइट आंसर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विच वन इज करेक्ट, वेरी गुड, दिस इज नोन एज द एंडेमिक। उसे हम क्या कहेंगे, एंडेमिक, यानी सबको पता है कांस्टेंट प्रेजेंट होती है यहां पर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, सबको पता है कि वहां पर गोइटर के पेशेंट ज्यादा है, सबको पता है कि उस एरिया के अंदर टीबी के पेशेंट ज्यादा है। मतलब वहां पर
वो क्या है, उस जियोग्राफिक एरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब सेकंड वन कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज द एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या हो गया, सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि हमें नहीं पता था लेकिन सडनली क्या हुआ, किसी डिजीज का आउटब्रेक हुआ है, सडनली कोई डिजीज स्प्रेड हो गई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, दैट इज नोन एज द एपिडेमिक। तो सडन स्प्रेड, यहां पर कंडीशन क्या हो रही है, सडन स्प्रेड हो गया है ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। पहले नहीं था, अभी अभी स्प्रेड हुआ है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी अभी कोई डिजीज स्प्रेड हुई है उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज द एपिडेमिक। इफ द एपिडेमिक कवर द नेशन, अगर एपिडेमिक कंप्लीट नेशन को ही कवर कर लिया उसने, सो दैट इज नोन एज द पैंडेमिक। उसे हम क्या कहेंगे, पैंडेमिक। एपिडेमिक की क्या हो जाएगी, अगर स्प्रेड होती होती कंप्लीट नेशन को कवर कर लिया, पूरी कंट्री को कवर कर लिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फैल गई है, तो दैट इज नोन एज द पैंडेमिक। क्लियर हो गया। स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है, इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट केसेस मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं बेटा, इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट केसेस। कभी कभी आपको किसी किसी डिजीज के केस मिल गए, दैट इज नोन एज द स्पोरेडिक, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेडिक कहेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात है। ये क्वेश्चन आते ही बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आप इनको कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो हमेशा याद रहेंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंडेमिक से आप याद रखिएगा, एंडेमिक गोइटर आप सभी ने पढ़ रखा होगा, ठीक है, बाकी किसी एग्जाम्पल में मत जाएगा, एंडेमिक गोइटर आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। यानी जो हिली एरिया होते हैं वहां पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, यानी पर्टिकुलर फिक्स है कि एंडेमिक गोइटर यानी किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन पर गोइटर के पेशेंट ज्यादा है, तो हमेशा याद रहेगा आपको। एपिडेमिक का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में स्प्रेड हुई है, पहले प्रेजेंट नहीं थी, अभी अभी स्प्रेड हुई, जैसे कोविड की बात करते हैं, ठीक है, चाइना के वुहान शहर के अंदर क्या हुआ, वो एपिडेमिक स्प्रेडिंग थी। क्या थी वो, एपिडेमिक स्प्रेडिंग थी। देन उसके बाद में क्या हुआ है, वो एपिडेमिक से फिर पैंडेमिक हो गई, कंप्लीट नेशन और पूरी वर्ल्ड के अंदर वो फैल गया, दैट इज द पैंडेमिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फोर कार्डिनल और वाइटल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन आर। इन्फ्लामेशन के लिए चार जो कार्डिनल साइन होते हैं वो कौन से होते हैं। विच वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द पेन, coldness, redness and pus formation. Next is the pain, paleness, cold and swelling. Next the pain, heat, redness and swelling. And last is the heat, redness, swelling and discomfort. Four cardinal sign for the inflammation. Inflammation के लिए चार cardinal sign क्या होंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड। पेन, हीट, रेडनेस और स्वेलिंग इज द कार्डिनल साइन फॉर द इंफ्लामेशन। याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन, ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग एन ओरल मेडिकेशन टू ए पेशेंट वाया द गैस्ट्रिक ट्यूब। नर्स क्या कर रही है, ऑरल मेडिकेशन दे रही है गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू। द नर्स ऑब्जर्व द मेडिकेशन एंटर द ट्यूब, मेडिकेशन ट्यूब के अंदर चली गई है, एंड देन द ट्यूब बिकम क्लॉज, ट्यूब क्या हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन ऑफ द नर्स इन दिस सिचुएशन। तो ऐसी परिस्थिति में नर्स क्या करेगी, अगर मान लीजिए नर्स ने क्या सोचा कि पेशेंट को ओरल मेडिकेशन देनी है, तो अभी इसकी जो गैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है उसके थ्रू मैं इस पेशेंट को मेडिकेशन दे देती हूं। तो उसने गैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर मेडिकेशन डाल दी, और वो मेडिकेशन क्या कर दी, उस जो आपकी गैस्ट्रिक ट्यूब है उसने उसको क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्टेड कर दिया है। अब नर्स को जब पता लगा कि अपनी मेडिसिन से गैस्ट्रिक ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो अब नर्स क्या करेगी। पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट टू डिसलॉज द मेडिकेशन विद 10 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज के साथ उस मेडिकेशन को डिसलॉज करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट वन इज नोटिफाई द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इंफॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट वन इज रिमूविंग द ट्यूब एंड रिप्लेस इट विद अनदर ट्यूब, ट्यूब को रिमूव करके दूसरी ट्यूब प्लेस कर देगी। लास्ट प्लस द ट्यूब विद 60 ml ऑफ वाटर। विच वन इज करेक्ट आंसर, विच वन इज करेक्ट आंसर।
राइट आंसर पुट कीजिएगा बेटा। plus the tube with 60 ml of water, remove the tube and replace with another tube, notify the primary care provider, attempt to dislodge the medication with a 10 ml of syringe। यहां पर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, एफ होगा। एफ कहां दिया है बेटा, आंखें खोल लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे अगर मान लीजिएगा आपकी ट्यूब जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई, तो नर्स क्या करने वाले, 10 ml सीरीज लेगी और 10 ml सीरीज को क्या करेगी, गैस्ट्रिक ट्यूब के साथ में कनेक्ट करके बैक साइड में क्या करना है, उसको पुल आउट करना है। ठीक है, पुल आउट करने के बाद में वापस से क्या करेगी, जेंटली प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है, 2 या 3 बार उसको क्या करना है, जेंटली प्रेशर अप्लाई करना है। किसके लिए, ताकि जो भी डिस्क्लोज हुआ है या फिर जो भी मेडिकेशन ने गैस्ट्रिक ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट किया है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 2 आंसर में होता है, एग्जाम के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन के कारण ही हमारे यहां सवाल क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, 10 ml सिरिंज के साथ में क्या करते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट डिसलॉज द ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। केवल 10 ml सिरिंज के साथ में ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्शन को डिसलॉज करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिएगा डिसलॉज नहीं होती है, देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, एससीबी को इंफॉर्मेशन करते हैं एंड रिक्वेस्ट टू चेंज द गैस्ट्रिक ट्यूब। फिर हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक ट्यूब को चेंज करने की केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका एससीबी जो इंफॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से आपको ट्यूब को चेंज करना है। राजस्थान सीएच की क्लासेस स्टार्ट होंगी बेटा, रुक जाइए। नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, आफ्टर एन इनिशियल स्किन असेसमेंट द नर्स डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस ऑफ ए रेड एंडेड एरिया दैट हैज ब्लिस्टर, ब्लिस्टर भी है। सो अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टेजिंग सिस्टम दिस अल्सर वुड बी क्लासिफाइड। देखिएगा यहां पर पेशेंट को क्या हो चुका है, प्रेशर सोर या बैड सोर हो गए। ठीक है, प्रेशर सोर या बैड सोर हो चुके हैं। तो इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, अगर पेशेंट को कंडीशन क्या है, रेड एंडेड एरिया है, कि जहां पर भी आपको प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर हो रहा है, रेड एंडेड एरिया यानी आउटर सर्किल क्या हो चुका है उसका, रेड कलर का है, और बीच में क्या बन चुका आपको, ब्लिस्टर बन चुका है। क्या बन चुका है, ब्लिस्टर बन चुका है। तो ये स्टेज ऑफ अल्सर कौन सी होने वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। वेरी गुड सर, सिंपली हमें देखने को मिल गया है कि यहां पर कंडीशन क्या है, ब्लिस्टर है। कहां दिया गया है, हाँ ब्लिस्टर। आप सभी को पता है कि सेकंड स्टेज के अंदर आपको क्या मिलता है, ब्लिस्टर मिलता है। ये चीज आप याद रखिएगा, क्या होता है, सेकंड स्टेज के अंदर आपको ब्लिस्टर देखने को मिलता है भाई। अब इसमें थोड़े से इंपोर्टेंट फीचर याद रख लीजिएगा, स्किन इज नॉट इंटैक्ट, स्किन क्या रहती है, नॉट इंटैक्ट, एंड इसके साथ साथ ब्लिस्टर प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, ब्लिस्टर प्रेजेंट रहेंगे। स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं, स्किन क्या रहती है आपकी, इंटैक्ट रहती है, स्किन क्या रहती है, इंटैक्ट। बट उसके साथ साथ नॉन ब्लैंचिंग एरिया, ये लिखा हुआ आता है क्वेश्चन के अंदर, क्या, नॉन ब्लैंचिंग एरिया। ब्लैंचिंग एरिया का मीनिंग क्या हो गया, अगर बॉडी पार्ट का वो या अपने बॉडी के अंदर वो एरिया जहां पर अपन जैसे ही प्रेशराइज करेंगे तो वहां से क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाता है। हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद में हमने उसको रिमूव किया तो कुछ टाइम तक आपको डिसकलरेशन देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्लैंचिंग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, फर्स्ट डिग्री में नहीं होता है। ये चीज ध्यान है, स्किन इंटैक्ट रहेगी, नॉन ब्लैंचिंग एरिया रहेगा, ये दो ही चीजें फर्स्ट डिग्री के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, रेड एरिया रहेगा, वार्म एरिया रहेगा यहां पर। ठीक है, पेन प्रेजेंट रहेगा, क्या रहेगा, पेन भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट वन, स्टेज थर्ड की बात करते हैं, यहां पर स्किन इंटैक्ट नहीं रहेगी। ठीक है,
यहां पर आपका एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, प्लस इसके साथ साथ अल्सर जो है वो क्या होगा, स्लज आउट। लास्ट वन बात करते हैं स्टेज 4 के अंदर, यहां पर क्या होने वाले हैं, एक्सपोज्ड है बोन, टेंडन एंड लीगामेंट, बोन टेंडन एंड लीगामेंट, और इसके साथ साथ एस्कार फॉर्मेशन, एस्कार फॉर्मेशन। ये आपको क्या मिलेगा, प्रेशर शोर के अंदर कंडीशन देखने को मिलने वाली है। ठीक है सर, प्लीज बता, 1 मिनट वेट कीजिए बेटा। देखिए बेटा, एचआईवी के अंदर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। अगर बात करते हैं एचआईवी पेशेंट के रिगार्डिंग, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं किया गया है। ठीक है, सो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, मेस्टाइटिस। क्लियर। नेक्स्ट में देखेगा अगला क्वेश्चन, द केस क्वेश्चनरी स्क्रीन क्वेश्चनरी इज बेस्ट यूज विद द क्लाइंट हु इज अब्यूजिंग। हम क्या यूज करते हैं, द केस स्क्रीनिंग क्वेश्चनरी इज बेस्ट यूज विथ द क्लाइंट हु इज अब्यूजिंग। देखिए, केस क्वेश्चनरी अपन कौन से क्लाइंट के लिए यूज में लेते हैं, यानी वो क्लाइंट किस चीज का अब्यूज कर रहा है। जैसे देखिएगा, जनरली मैं आपको बता देता हूं, केस जो क्वेश्चनरी होती है वो अपन सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट के लिए यूज में लेते हैं, और हम ये असेस करना चाहते हैं कि उस पेशेंट की उस सब्सटेंस के लिए डिपेंडेंसी कितनी है, उस पेशेंट की उस सब्सटेंस के लिए डिपेंडेंसी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि उस सब्सटेंस अब्यूज के बिना वो रह ही नहीं सकता, तो उसकी जो डिपेंडेंसी एक्चुअल या फिर उसकी हिस्ट्री ऑफ अब्यूजिंग है, उन दोनों को अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। ये भी चीज ध्यान रख लीजिएगा, केस क्वेश्चनरी के अंदर अपन क्या असेस करते हैं, एक तो अपन असेस करते हैं डिपेंडेंसी, एंड इसके साथ साथ पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूजिंग, और मोस्ट कॉमनली बात करें तो अल्कोहल अब्यूजिंग जो पेशेंट होता है, ठीक है, उस पेशेंट के लिए केस क्वेश्चनरी यूज में ली जाती है। किसके लिए यूज में ली जाती है, अल्कोहल अब्यूजिंग पेशेंट के लिए केस क्वेश्चनरी यूज में ली जाती है। समझ में आ गया। देखिए, केस क्वेश्चनरी की बात करते हैं, सबसे पहला जो उसका क्वेश्चन होता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है पेशेंट के लिए, दैट इज दैट हैव यू एवर फेल्ट टू नीड कट डाउन योर ड्रिंकिंग यूजेज। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको आपकी जो शराब की आदत है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट वन, कट डाउन द ड्रिंकिंग यूजेज। हैव यू एवर फेल्ट टू नीड टू कट डाउन द ड्रिंकिंग यूजेज, कि आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप जो शराब पी रहे हैं, ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छा है बेटा, ग्लास भर भर के देखो, कमेंट के अंदर बोतलें उड़ा दी लोगों ने, है ना। इतनी भी क्या आपको इससे हो सकता है ये नफरत भी हो कि सर हमारे मोबाइल के अंदर ऐसे इमोजी आ रहे थे तो हम चाहते हैं इनको बाहर फेंक दें, है ना। सुबह सुबह शुरू हो गए, वाह। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, अगले फोकस कीजिएगा सेकंड वन, हैव यू एवर फील द annoyed बाय योर फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्किल। कभी आपके दोस्तों ने, आपकी फैमिली मेंबर ने इसको लेकर आपको निंदा की है, आपकी आलोचना की है, आपकी बुराई की है। नेक्स्ट वन, जी इंडिकेट द हैव यू एवर फील्ड द गिल्टी, कि आपको आपकी जो पीने की आदत है उसको समझकर आपको कभी गिल्टी फील हुई कि यार मैं क्यों ड्रिंक करता हूं या मैं क्यों अल्कोहल कंजप्शन करता हूं। नेक्स्ट वन देखिएगा, हैव यू एवर यूज द अल्कोहल एज एन आई ओपनर, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि सुबह पहले उठते ही मुझे जो एक ग्लास अल्कोहल चाहिए,
तो दीज आर द केस क्वेश्चनरी फॉर अल्कोहल अब्यूजिंग पेशेंट टू एग्जामाइन द डिपेंडेंसी एंड हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूजिंग। समझ में आ गया मैंने जो कहा है? This is the case questionnaire most commonly used for the alcohol abusing patient to examine the dependency and history of alcohol abusing. That is the cut down the drinking. A is the annoyed, G is indicate the guilty, and last one is the eye opener. Clearly समझ में आ गया? Next one, अगला क्वेश्चन समझिएगा बेटा। क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ऐसा किया क्या? चलिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ध्यान रखिए भाई, ये आज का आपका क्वेश्चन रहेगा। खुद ही पढ़िए, खुद ही आंसर कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, और जो सही आंसर करेगा उसको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ, पहले आया हुआ है बेटा, कंबाइन एग्जाम में आया होता। देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं अच्छे से, इसके बाद में अपन कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन का चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। बी सी, हाँ, पद्मश्री देंगे बेटा, मोस्ट वेलकम। गलत नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर। हम क्या कर रहे हैं, पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर रहा है। आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, पहले तो उसने मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया, ठीक है, मैक्सिमम क्या किया, इंस्पायरेशन किया, उसके बाद में क्या कर रहा है, वो एक्सपायरेशन कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज। बी होगा सर, सी होगा। चलिए जो भी होगा हम इसको कल के लिए लीव कर रहे हैं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ध्यान दीजिएगा भाई। सभी को दिखाई दे रहे ना? जिसको नहीं दे रहे हैं वो एक बार पानी पी लीजिए, हो सकता है कि मौसम ऐसा है नींद भी आ रही होगी। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जो भी है कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? डेली आपके लिए क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, हो सकता है उसमें कुछ स्पेशल कंसेप्ट हो या फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? और वो या उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया जाएगा। और हर क्लास के एंड में आपको रेगुलर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के साथ इमेज बेस या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको डिस्कशन करेंगे। सर बी है, अच्छा ए सी, चलिए बाद में बात कर। अच्छा पेट्रोल पंप है क्या ये? वेरी गुड, काफी अच्छा देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद कि पेट्रोल पंप की पाइपलाइन आपके लिए लगा दी है मैंने। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, द कलर कोडिंग ऑफ द कॉपर पाइप इन द मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द NABH स्टैंडर्ड। क्वेश्चन आता है भाई आपके सामने, सेंट्रल सप्लाई ऑफ द गैसेस इन द हॉस्पिटल। क्वेश्चन क्या आता है, सेंट्रल सप्लाई ऑफ द गैसेस, सेंट्रल सप्लाई ऑफ गैसेस इन द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल के अंदर जो सेंट्रल सप्लाई होती है गैसेस की, वो कौन कौन से कलर कोडिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आता है सिंपली, ठीक है? सबसे पहले देखिएगा, हाँ, पाइपलाइन यूज इन द हॉस्पिटल।
अब इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले बात करते देखिएगा ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का जो कलर कोडिंग रहेगा दैट इज द व्हाइट। लिख लीजिए बेटा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन जब सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अगर याद है तो करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। पहला कौन सा हो गया आपका? ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो रहेगा सप्लाई सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज द ब्लू। दैट इज द ब्लू। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कैसा है? ब्लू। क्लियरली समझ में आ गया? नेक्स्ट वन देखिएगा, थर्ड वन बात करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं? येलो कलर। कौन सा यूज होगा बेटा? येलो कलर। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल एयर। देखिए, एक तो आपको लिखा होता है या तो एयर या फिर मेडिकल एयर। ठीक है, तो मेडिकल एयर या फिर एयर की बात करते हैं। कई जगह आपको लिखा रहेगा मेडिकल एयर या फिर कई जगह लिखा रहेगा केवल एयर। वो किस कलर का रहेगा? ब्लैक कलर का रहेगा। किस कलर का रहेगा? ब्लैक कलर का रहेगा। बेटा सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये सेंट्रल सप्लाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल सप्लाई की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ये तो बात हो गई आपकी कि कॉपर पाइप के थ्रू हॉस्पिटल के अंदर जो गैसेस सप्लाई होती है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि इनकी जो पाइपलाइन होती है वो कौन सी होती है? कॉपर पाइपलाइन होती है। कौन सी होती है? कॉपर पाइपलाइन होती है। क्लियर हुआ? हाँ, सक्शन येलो या वैक्यूम के थ्रू ही तो सक्शन करते हैं भाई। वैक्यूम के थ्रू तो क्या करते हैं अपन? सक्शन करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन मेडिकल एयर। लिखा तो है मैंने ब्लैक। मेडिकल एयर इज द ब्लैक। देखिए मेडिकल एयर या एयर की बात करते हैं, इसमें क्या इंडिकेट करते हैं अपन? CO2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? CO2। व्हाट इज द O2? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन होती है भाई। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और कुछ लिखे? अगला देखेगा सेकंड वन चीज के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ताकि आपको काम आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कहीं आपको कभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो था जो एग्जैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन कुछ सिलेंडर्स की बात कर लेते हैं। सिलेंडर के रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आइडेंटिफाई दिस सिलेंडर। भाई इस सिलेंडर को आइडेंटिफाई कीजिए। आपके घर का तो नहीं है, कहीं आपने पड़ोस में कहीं देखा हो, सर हमारे पड़ोस में था 2 दिन से गायब है, ऐसा कुछ हो तो बता देना। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट वन की बात करते हैं। बॉडी कैसी है आपकी? सर बॉडी ब्लैक है। क्या है? बॉडी तो ब्लैक है। और इसका टॉप कैसा है? सर इसका टॉप या इसका शोल्डर जो है वो व्हाइट है। सर ये किसके लिए यूज में ली जाती है? इट इज यूज फॉर द ऑक्सीजन सिलेंडर। ये क्या है आपका? O2 सिलेंडर है। क्या है? O2 सिलेंडर। इसके अंदर जो गैस फिलअप की जाती है, ऑक्सीजन जो फिलअप की जाती है, उस ऑक्सीजन की फॉर्म क्या होगी? देखिए दोनों फॉर्म होती है, लिक्विड एंड गैस फॉर्मेट। लिक्विड एंड गैस फॉर्म के अंदर इसको फिलअप किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर। नेक्स्ट वन देखिएगा, सेकंड वन बात करते हैं। सेकंड वन जो सिलेंडर रहेगा आपको कैसा दिखा दे रहा है? इसकी बॉडी कैसी है?
अगर इसकी बॉडी की बात करते हैं, बॉडी कलर कैसा है? ग्रे। ग्रे क्या है आपकी बॉडी कलर होता है। नेक्स्ट वन, इसका जो टॉप एंड रहेगा, इसका जो टॉप एंड रहता है वो टॉप एंड कैसा रहता है? या तो रहता है व्हाइट या फिर रहता है क्या? ब्लैक। टॉप कैसा रहेगा? या तो व्हाइट या फिर रह सकता है क्या? ब्लैक। ये टॉप एंड व्हाइट एंड ब्लैक जो होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी? CO2। क्या प्रेजेंट है इसमें? CO2। या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन मेडिकल एयर। क्या बोल सकते हैं? मेडिकल एयर बोल सकते हैं। याद रहेगा? हाँ। और यहां पर देखिएगा, जो CO2 रहेगी उसका फॉर्मेट क्या रहता है भाई? CO2 का फॉर्मेट क्या रहता है? कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है? केवल और केवल गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। किसमें? गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू सिलेंडर। अगर कंप्लीट ब्लू सिलेंडर की बात करते हैं, कंप्लीट ब्लू सिलेंडर की बात करते हैं, दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। किसमें? लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है सभी को? दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड, ब्लू कलर लिक्विड फॉर्म में। अगला देखेगा, हाँ, दीज आर द एनेस्थेटिक वेपोराइजर। दीज आर द एनेस्थेटिक वेपोराइजर। दिख रहे होंगे इनके, ठीक है। नीचे इनके जो डिब्बे हैं वो कैसे भी हों, इनके जो टॉप एंड है उस कलर कोडिंग के हिसाब से आपको याद रखना है। इनके जो टॉप एंड है उस कलर कोडिंग के हिसाब से आपको क्या करना है? याद रखना है। एग्जाम में वैसे एक बार सवाल आया हुआ है, पॉसिबिलिटी अगर दोबारा आए तो आप इन क्वेश्चन को गलत ना करके आए। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, येलो पर्पल रेड और ग्रीन। कैसा है? येलो पर्पल रेड और, सॉरी ब्लू है, ग्रीन नहीं है, दिस इज द ब्लू। येलो पर्पल रेड और ब्लू। रेड, हाँ, ये तीन आपने पढ़ रखे होंगे। येलो आपने पढ़ रखा है, पर्पल आपने पढ़ रखा है, ब्लू आपने पढ़ रखा है। येलो किसके लिए इंडिकेट करते हैं भाई? सेवोफ्लोरिन। किसके लिए? नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, सेवोफ्लोरिन के लिए येलो होता है। ठीक है, पर्पल की बात करें, ये कैसा कलर है इसका? येलो कलर है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पल के लिए। पर्पल जो होगा वो किसके लिए इंडिकेट करता है? आइसोफ्लोरेन के लिए। किसके लिए? आइसोफ्लोरेन के लिए। नेक्स्ट वन, थर्ड बात करते हैं रेड। रेड इज फॉर यूज द हेलोथेन। किसके लिए होता है ये? हेलोथेन के लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू। ब्लू फॉर द डैसफ्लोरिन। किसके लिए है? डैसफ्लोरिन। दीज आर द एनेस्थेटिक वेपोराइजर। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके एनेस्थेटिक वेपोराइजर। एग्जाम में सवाल पूछा गया है, दीज आर द एनेस्थेटिक वेपोराइजर। बस, केवल अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, याद रहेगा। देखिए, एक दो सवाल और इनसे रिगार्डिंग बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेवोफ्लोरिन के रिगार्डिंग। इट इज एन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर न्यूरो सर्जरी। सबसे पहला क्वेश्चन, एजेंट ऑफ चॉइस किसके लिए? फॉर न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी के लिए एजेंट ऑफ चॉइस होता है कौन सा? सेवोफ्लोरिन। नेक्स्ट वन, सेवोफ्लोरिन की स्मेल क्या रहती है? प्लीजेंट स्मेल रहती है। क्या रहती है? प्लीजेंट स्मेल। और प्लीजेंट स्मेल अगर प्रेजेंट है तो क्या इसे अपन चिल्ड्रन में यूज ले सकते हैं? क्या इसे अपन चिल्ड्रंस में यूज ले सकते हैं? बिल्कुल, यहां पर अपन क्या ले सकते हैं? इसे चिल्ड्रंस के लिए यूज में ले सकते हैं। चिल्ड्रंस के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? बाकी इनके रिगार्डिंग और भी काफी सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं जो ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आइडेंटिफाई दिस मशीन, इस मशीन को थोड़ा पहचानिए भाई, इस मशीन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द मशीन, आइडेंटिफाई दिस मशीन। एनेस्थेटिक मशीन है, वेरी गुड। सीधे आपको देखिए इसके अंदर आपको दो चीजें यहां ही दिख रही होंगी, ठीक है। अभी हमने जिन वेपोराइजर की बात की थी, वेपोराइजर इसके साथ में लगे हुए, ठीक है। एनेस्थेटिक वेपोराइजर इसके अंदर आपको इजी में दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज द एनेस्थेटिक मशीन, एनेस्थेटिक मशीन। इस एनेस्थेटिक मशीन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एनेस्थेटिक मशीन में अपन क्या यूज करते हैं, CO2 एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, CO2 एब्जॉर्बेंट। वो कौन सा मटेरियल होता है जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है एनेस्थेटिक मशीन के अंदर, दैट इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, जवाब दीजिएगा फटाफट। एनेस्थेटिक मशीन के अंदर हम जो CO2 एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं। एनेस्थेटिक मशीन के अंदर CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ मटेरियल यूज में लेते हैं जो कि हम इस मशीन के अंदर आसानी से यहां देख सकते हैं। इसी मटेरियल के थ्रू क्या किया जाता है, CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या कहता है, CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज द सोडा लाइम। वेरी गुड, उसे हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। देखिए सोडा लाइम के रिगार्डिंग दो इंपोर्टेंट नोट्स की हम अगर बात करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो सोडा लाइम यूज लिया जाता है, इसके दो फॉर्मेट होते हैं, दो अलग अलग आप मान के चलेगा, दो अलग अलग वेरिएंट होते हैं। AO2 ब्लू वाला नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ फोकस कीजिएगा बेटा पूरा। देखिए फर्स्ट वन बात करते हैं ड्यूरासॉर्ब। ड्यूरासॉर्ब जो होता है एक प्रकार का क्या है, सोडा लाइम है, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर फ्रेश ड्यूरासॉर्ब की बात करते हैं जिसको हमने यूज नहीं किया, जिसने CO2 एब्जॉर्ब नहीं किया, उसका कलर कैसा रहेगा, पिंक कलर का रहेगा। इसको हमने एनेस्थेटिक मशीन के अंदर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में कंटिन्यूस क्या होगा, CO2 एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। जैसे ही CO2 एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एग्जॉस्ट करेगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर। और मोस्ट कॉमनली यही यूज में लिया जाता है। व्हाइट कलर कब हो गया, जब इसने क्या किया है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है। जब CO2 को एब्जॉर्प्शन उसने कर लिया है, तब आपके सोडा लाइम का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन इज द इथाइल वॉयलेट। नेक्स्ट जो आपका होता है वो कौन सा रहेगा, इथाइल वॉयलेट। सेकंड वन देखिएगा, नेक्स्ट वन इज इथाइल वॉयलेट। इथाइल वॉयलेट का देखिएगा फ्रेश कलर कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। हाँ व्हाइट रहेगा। अगर बात करते हैं कब, जब उसने CO2 को एग्जॉस्ट किया है, CO2 को एब्जॉर्ब किया है। पहले कैसा था, पिंक कलर का था। ड्यूरासॉर्ब की बात कर रहे हैं, अगर नाम दिया जाता है या मोस्ट कॉमनली आपको सीधा पूछ लिया जाता है तो पिंक टू व्हाइट होगा, CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद में। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट वन बात करते हैं इथाइल वॉयलेट की। किसकी बात करते हैं, इथाइल वॉयलेट की। इथाइल वॉयलेट दूसरा आपका सोडा लाइम का एग्जांपल है। ये कैसा रहेगा, आपका कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में कलरलेस रहेगा जब आपने फ्रेश यूज में लिया है। जब आप एनेस्थेटिक मशीन के अंदर इसको डाल देंगे तब क्या रहेगा, ये फ्रेश है और उस टाइम इसका कलर कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। जैसे ही इसने CO2 एब्जॉर्ब की तो कैसा हो जाएगा, ये पर्पल कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। कब, जब ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। नाम याद रखिएगा, इथाइल वॉयलेट। नाम याद रखिएगा, इथाइल वॉयलेट। पहले पिंक रहेगा फिर व्हाइट रहेगा, कौन, ड्यूरासॉर्ब। ये दो अलग अलग है भाई,
पहला हमने बात की किसके बारे में, ड्यूरासॉर्ब के रिगार्डिंग। पहले फ्रेश कैसा रहेगा, पिंक कलर का रहेगा, उसके बाद में CO2 एब्जॉर्ब करते कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसने CO2 का एब्जॉर्प्शन कर लिया है। दूसरा मैंने आपको बताया इथाइल वॉयलेट बताया, कौन सा बताया, इथाइल वॉयलेट, जो कैसा रहेगा, फ्रेश तो रहेगा, कलरलेस है, और उसके बाद में कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर। कब, जब ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब ये CO2 को एब्जॉर्प्शन कर लेगा। समझ में आ गया सभी को यहां तक? तो ये आज की क्लास का आपका ज्ञान समाप्त हुआ, ठीक है। और आई होप कि आपने कंप्लीट क्लास से काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। तो क्लासेस को आप लाइक शेयर वगैरह करते रहे। जो बच्चे नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एक क्वालिटेटिव कंटेंट आपकी क्लासेस के अंदर दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कल से जो क्लास हुई थी, यानी कल की क्लास और आज की क्लास, अब आपको आने वाली रेगुलर क्लासेस की PDF टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कहां से मिलेगा, डायरेक्टली आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और उसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सोशल मीडिया ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो भी हमारे सोशल मीडिया उनसे आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको आने वाली सभी क्लासेस की PDF रेगुलरली अवेलेबल करवा दी जाएगी। यानी कल से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, वहां से लेकर अप टू द नॉर्सेट एग्जाम जितनी भी क्लास आपकी यूट्यूब पर होंगी, जितना भी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिखा है, वो सारा का सारा आपको PDF नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में वहीं से आप सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको रेगुलर सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। और प्री एग्जाम पोर्टल का ध्यान रखें, हाँ, प्री एग्जाम पोर्टल का आज टेस्ट है, 9 बजे से स्टार्ट होगा। सो प्लीज जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं एक बार जरूर आप अटेम्प्ट करें। हाँ, जिसको नाइट में टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो 9:01-2 पे स्टार्ट करे भाई, ठीक है। जिसको अभी अगर टेस्ट देना है, टेस्ट कल नहीं दे सकते, केवल आज दे सकते टेस्ट को। उसके बाद में जब टेस्ट को रीओपन किया जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, बाकी आपका टेस्ट आज ही होगा, ठीक है। तो आज ध्यान रखिएगा, सुबह 9 बजे यानी अभी आपका 20 मिनट बाद में टेस्ट स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ रात को आपका फिर सेकंड आपका सेशन रहेगा, उसके अंदर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बच्चे कंटिन्यू लाइव बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं फुल बैचेस के अंदर। इसके अलावा क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, जिस भी बच्चे को कुछ इश्यू आ रहा है आप रिजोल्व कीजिए, अगर हमारी तरफ से कुछ इश्यू रहेगा तो आप हमें बताइए, ठीक है, हम उसको रिजोल्व करवा देंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।